चलो जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को बताया था कि एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन बताइए? फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है। आपको एक कहानी बताई गई थी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है बेटा? बॉन्ड लेंथ। ये कहानी डिस्कस हुई थी अपने बीच, ये हुई थी। फिर एक एक्सेप्शन की कहानी हो रही थी और वो एक्सेप्शन क्या थी कि F2 Cl2 Br2 I2 में इसमें ओवरलैपिंग बढ़िया होनी चाहिए थी। क्यों ओवरलैपिंग बढ़िया क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इसके बीच जो बॉन्ड बनता है वो किससे बनता? 2p2p से, और इसके बीच जो बॉन्ड बनता है वो किससे बनता बेटा? 3p3p से, और इससे 4p4p से, और वो 5p5p से। तो एनर्जी वाली कहानी आ जाती। आपको पढ़ाया गया था कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है उसकी ओवरलैपिंग क्या होती है बेटा? बढ़िया होती है। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था बोलो? ये पढ़ाई गई बात थी तुम लोगों को, है ना? चलो देखो, अब हमको क्या पता लगा था उसके बाद कि फ्लोरीन पे क्या होता है बेटा जी? लोन पेयर। फ्लोरीन पे क्या होता है बेटा जी? लोन पेयर। और तीन लोन पेयर होने की वजह से इसमें क्या होती है? लोन पेयर रिपल्शन। रिपल्शन की वजह से बॉन्ड क्या हो जाता है? कमजोर, वीक। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा होगी? Cl2 की, Br2 की, F2 की और फिर I2 की। तो ये हो गया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर। ये फंडा क्लियर हो गया? किसका ऑर्डर हो गया बेटा? ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। अब यही सेम टू सेम कहानी आपने बॉन्ड लेंथ में नहीं लगानी है। ये एक और नई बात है आपके लिए। अगर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछेगा तो बॉन्ड लेंथ आपकी यही होगी I2 Br2 Cl2 F2 बेटा जी। बॉन्ड लेंथ यही होगी जो आपने सोची थी। बॉन्ड लेंथ में ये ऊपर वाला रिपल्शन वाला कॉन्सेप्ट आपको लगाने का नहीं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अरे आपने तो ये सोचा था ना कि इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा। अरे यस और नो बोलो यार, यस और नो। तो वही ऑर्डर के हिसाब से बॉन्ड लेंथ लगानी है। जो एक्सेप्शन वाला पार्ट था वो केवल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के लिए। फंडा क्लियर हो रहा होगा मेरे ख्याल तो आप लोगों को, ठीक है? ये जो मैंने अलग से कहानी पकड़ी है ना, इसके कान पकड़े हैं हम लोगों ने। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है और इसी के साथ आपको मैं ये तो क्योंकि हम नोट कर ही चुके थे, ये वाली बात आप उसके नीचे नहीं नोट और कर लो। ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में किया था दोस्तों। अब यही सेम कॉन्सेप्ट आपको पता है ग्रुप 15 में सबसे पहले ऊपर N2 होता है। यस और नो बोलो यार। ये NN के सिंगल बॉन्ड को, अरे सुनो, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी तो कंपेयर कर रहे हो, पर ये केवल और केवल सिंगल बॉन्ड की कंपेयर कर रहे हैं। क्या आपको बातें समझ में आ रही हैं? ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी कंपेयर कर रहे हैं हम लोग? सिंगल बॉन्ड की कंपेयर कर रहे हैं। तो उनको बेटा अगर ये आ जाए तो इधर आ जाए, इधर से साफ दिखेगा, ठीक है? अब बताओ PP नाइट्रोजन के नीचे कौन आता है? नाइट्रोजन ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के नीचे कौन आता है? फास्फोरस। तो कायदे से छोटा कौन है? नाइट्रोजन। तो ओवरलैपिंग बढ़िया किसकी होनी चाहिए थी? नाइट्रोजन की ओवरलैपिंग बढ़िया होनी चाहिए थी। नाइट्रोजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, पर नाइट्रोजन का स्मॉल साइज होता है और नाइट्रोजन पे पड़े होते हैं क्या? लोन पेयर। जिस वजह से क्या होती है? लोन पेयर रिपल्शन। जिस वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाएगी? इसकी ज्यादा हो जाएगी। मतलब ये एक्सेप्शन जो थी वो केवल यहीं तक सीमित नहीं है। ये एक्सेप्शन नाइट्रोजन के सिंगल बॉन्ड और फास्फोरस के सिंगल बॉन्ड के लिए भी है। ये ऑक्सीजन के लिए, सल्फर के लिए भी है। नहीं, ये बस इन्हीं के लिए है। ग्रुप 15, 16 और 17 के लिए ये बात है। ये सिर्फ बात ग्रुप 15, 16, 17 के लिए है और ऊपर के दो एलिमेंट्स के अंदर ये खाली
क्या आपको बात समझ में आ रही है? यस और नो? एक्सेप्शन बोले तो अलग से बात याद रखनी पड़ेगी, अलग से बात तो याद रखनी ही पड़ेगी ना, फिर मतलब फिर वो एक्सेप्शन का मजा कैसे हुआ कि आपको याद भी नहीं रखना। लॉजिक भी दिया जा रहा है साथ में, ऐसा नहीं है कि आपको बोला कि यार ये अलग है और ये बिल्कुल ही अलग है, मतलब बात नहीं है बिल्कुल खा जाओ इसको, ऐसा भी नहीं है। आपको लॉजिक दे दिया एक साथ में, तो अब आपका काम है उसको याद रखना। आप याद रखो उसे। नहीं, ये कोवेलेंट बॉन्ड है बेटा, ये नॉन मेटल है, वो मेटल मेटल हो जाएंगे, प्रॉपर्टीज अलग हो जाएंगी, हर चीज ऐसी ही है बेटा, क्या करें। चलो तुम लोग नोट करो। अभी ये ग्रुप 15, 16, 17 में ही है, वो भी सेकंड पीरियड के एलिमेंट और थर्ड पीरियड के एलिमेंट में है, और वो भी सिंगल सिंगल बॉन्ड में ही है। सर 14 और 13 में नहीं है? नहीं होता ना बेटा ऐसा, नेट पे चेक कर लेना। वहाँ पे नॉर्मल कंसेप्ट है, वहाँ पे साइज बढ़ गया, साइज बढ़ गया ना नीचे वाले ऑर्बिटल का, साइज बढ़ गया तो बॉन्ड वीक हो गया। वहाँ पे तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, एक्सेप्शन है ये अलग से कॉन्सेप्ट है। नॉर्मल कॉन्सेप्ट तो जनरल ट्रेंड के हिसाब से तो नहीं होना चाहिए था, वहाँ जनरल ट्रेंड फॉलो होता है। तो अब इनऑर्गेनिक में ऐसा ही होता है। इनऑर्गेनिक में आपको जो बात याद करवा दी गई है उसके हिसाब से आप बात सोच लो कि ऐसा हो रहा होगा। समझ गए? आपके पास दो लॉजिक हैं, ठीक है। कार्बन पे कहाँ ही लोन पेयर होता है, आप खुद बताओ। नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, कार्बन पे कहाँ ही लोन पेयर होता है। कार्बन तो चारों बॉन्ड बना रहा होता है, एक काय का लोन पेयर चार ही बन जाता है हर जगह। तो कार्बीन है, कार्बीन में कार्बन पे लोन पेयर होता है, पर फिर दो ही बॉन्ड होते हैं, ठीक है। चलो बेटा बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इनऑर्गेनिक है भाई। ऐसे छोटे मोटे डाउट देखो, अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया किसी चीज के पीछे का कि ये लॉजिक है, तो आप उसको एग्जैजरेट मत करो, क्योंकि उसका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। आप सिंपल लॉजिक अगर आपको क्लियर नहीं है कि इसका ये एक्सेप्शन क्यों है, ठीक है ना, तो फिर आप पूछ सकते हो कि सर इसमें क्या हो रहा है। जैसे इसका रीजन है लोन पे रिडक्शन होगी, और वहां क्यों नहीं हो रहा होगा, वहां नहीं हो रही होगी लोन पे रिडक्शन, बस, ठीक है। चलो क्योंकि फिर ना पता क्या चक्कर है, टाइम लग जाता है इन चीज़ों पे और आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और कोई बात नहीं। चलो देखो और करवा देते हैं आपको इसी बात पे, और कहानी करवा देते हैं। आइसोटोप्स में क्या होता है? आइसोटोप्स क्या होते हैं बताओ? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है पर मास नंबर अलग होता है। तो हाइड्रोजन का आइसोटोप कौन है? ड्यूटेरियम और प्रोटियम। अब आपको ये बताना है कि इन तीनों के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, तो ड्यूटेरियम भी सिंगल बनाएगा और ट्रिटियम भी सिंपल बनाएगा। टी लिख दो इसको, वो इसको ठीक है, इसको ट्रिटियम ही बुलाते हैं, H, D और T। अब सुनो ध्यान से, आपको क्या पता है सबसे भारी कौन सा है? ट्रिटियम सबसे हैवी है, अरे है कि नहीं? अगर हैवी है ना तो बॉन्ड में वाइब्रेशन कम होंगे, और बॉन्ड में अगर वाइब्रेशन कम है ना तो बॉन्ड स्थिर है, स्टेबल है। और अगर बॉन्ड स्टेबल है ना तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है आइसोटोप्स में। इन केस ऑफ आइसोटोप्स, ये क्योंकि इसका मास नंबर 3 होता है ना, ट्रिटियम का मास नंबर 3 होता है, ड्यूटेरियम का 2 होता है, हाइड्रोजन का मास नंबर 1 होता है। जिसका मास नंबर ज्यादा वो भारी है, ठीक है। तो बॉन्ड स्टेबल है, वाइब्रेशन कम है, ठीक है। इन केस ऑफ ट्रिटियम, ठीक है, लेस वाइब्रेशंस, देयरफॉर मोर स्टेबिलिटी। बस इतने शॉर्ट पॉइंट से आपको समझ में आ जाए। और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर है, साथ साथ लिखते जाओ, अगर समझ नहीं आया तो दोबारा पूछ लेना। बताओ लॉजिक समझ में आ गया ना आपको? बस
लॉजिक समझ में आना चाहिए, लॉजिक से नए लॉजिक मत बनाना। हटा दे बेटा, जल्दी कर लो नोट यार। ये काम तो आप है। अभी आ जाएगा काम। ये ऐसे ऑर्डर क्वेश्चन डायरेक्ट होता है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन का ऑर्डर लगाओ, ऑर्डर में 4 ऑर्डर दिए होते हैं, सही वाला पकड़ना है। जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन हाइड्रोजन, पेपर में आया हुआ है नीट के पेपर में, पेपर का क्वेश्चन करवाओ, ठीक है? स्कूल के पेपर में आएगा तुम्हारे। थोड़ी अलग सी एक्सेप्शन है। हाँ, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा, उसका ऑर्डर यही होगा। वो सिर्फ बॉन्ड लेंथ के लिए थोड़ा सा अलग है, ठीक है? बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। चलो आगे बढ़ जाते हैं। जनरल पॉइंट्स लिखो, इसमें लिखो जनरल पॉइंट्स, जनरल पॉइंट्स ऑफ बीपीटी। इसमें लिखो अकॉर्डिंग टू बीपीटी। ये सारी बातें किसके अकॉर्डिंग है? बीपीटी के अकॉर्डिंग। फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड, देन पाई एंड डेल्टा आर फॉर्म। पहला क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा बिटवीन 2 एटम्स, देन पाई एंड डेल्टा विल बी फॉर्म। तो पहला वाला सिग्मा होगा, उसके बाद वाले पाई और डेल्टा। वो कह रहा है पहला बॉन्ड सिग्मा होगा, बाद में पाई और डेल्टा, ठीक है? देन कह रहा है शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल इज डिसाइडेड बाय, शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल इज डिसाइडेड बाय सिग्मा बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड्स का कोई काम नहीं है ज्योमेट्री बताने में, शेप और ज्योमेट्री एक ही बात है, ठीक है? पाई बॉन्ड हैज नो रोल इन डिसाइडिंग ज्योमेट्री, मतलब वो पाई बॉन्ड की इज्जत नहीं करता। बीपीटी कॉन्सेप्ट बाद में देखेंगे। There will be no rotation in pi bond. This gives rise to geometrical isomerism. अभी ये पॉइंट तुमको समझ में नहीं आएगा, पर थोड़ा सा आपको एक हिंट दे देता हूँ। बस आप ये समझ लो कि पाई बॉन्ड में रोटेशन नहीं होती, अलाउड नहीं होती, और सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन अलाउड होती। कहने का मतलब पॉइंट नोट कर लिया तो फिर समझाता हूँ पहले, क्योंकि तुम नोट ही कर रहे हो तो कर ही लो, कर लो, फिर लास्ट पॉइंट तीसरा समझा देते हैं। कार्बन कार्बन के बीच ये पहला बॉन्ड जो दिख रहा है तुम्हें, मैंने बोला कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल है, H पे 1 2 3 डाल देते हैं, और इस H पे भी 1 2 3 डाल देते हैं। मैंने कहा सिग्मा बॉन्ड है,
सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से बनता है। सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन अलाउड होती है, मतलब कहने का ये कितनी बार भी घुमा लो एक ही बात है। जैसे अगर मैं बोला इसको घुमा के तीसरा ऊपर चला गया, दूसरा इधर है, पहला इधर है, और मैं बोला इसको मैंने घुमाया नहीं, तो ये चीज अलाउड है और इसमें कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये दोनों के दोनों कैसे हैं? सेम है। ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल एग्जैक्टली सेम है, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल बुलाएंगे। पर अगर यही कहानी मैं बोला डबल बॉन्ड में आ गई, ये डबल बॉन्ड है, ये मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है, ये नॉट अलाउड मूवमेंट है, क्योंकि अगर अलाउ होती तो ये दोनों मॉलिक्यूल अगर अलाउ होती तो ये दोनों मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस नहीं होता, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट एकदम अलग है, इसका मेल्टिंग पॉइंट और इसका मेल्टिंग पॉइंट एकदम अलग है, जबकि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर सेम है, मतलब सेम नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन से बना है और सेम नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन से बना है। पोजीशन भी इसकी आप देख लो, इसी कार्बन पे ये दो ग्रुप है, इसी कार्बन पे ये दो ग्रुप हैं, और इसी कार्बन पे दोनों ग्रुप है, इसी कार्बन पे दोनों ग्रुप, पोजीशन भी सेम है, सिर्फ एक ओरिएंटेशन अलग होने से इनकी सारी प्रॉपर्टीज क्या है, ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज बदल गई। इसका मतलब ये सेम तो नहीं है, इनकी दोनों की प्रॉपर्टीज नहीं बदली, इनका सब कुछ सेम है। तो ये दोनों आपस में अलग कंपाउंड्स हो गए, और ऐसे कंपाउंड्स जिनका फॉर्मूला सेम होता है पर उनकी प्रॉपर्टीज अलग हो जाती है किसी वजह से, उनको क्या बुला देते हैं? आइसोमर्स बुला देते हैं। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, ये थोड़ा सा इसमें बस एक आइडिया दे रहा हूँ आपको कि अगर मोटे मोटे ग्रुप सेम साइड हो तो उसको क्या बुला देंगे? सिस आइसोमर। अगर मोटे मोटे ग्रुप ऑपोजिट साइड हो तो उसको क्या बुला देंगे? ट्रांस आइसोमर। इसके बारे में मैं आपको आगे ही पढ़ाऊंगा अलग से, डायपोल मोमेंट का टॉपिक करा के फिर पढ़ाता हूँ। फिलहाल के लिए आप ये समझ लो कि सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म आई क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड में मूवमेंट क्या होती है? रेस्ट्रिक्टेड होती है। अरे बोलो क्या होती है? आप इसको पता है ऐसे भी समझ सकते हो कि ये तो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से बना होगा। अरे बोलो यस और नो, कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। तू क्या कर रहा है? तू बोला ही नहीं, मैं बुक खोल रहा हूँ ताकि मैं पढ़ लूँ। सर आज सच्ची मैंने कुछ नहीं करा, आज क्यों मारोगे? तू सुन क्यों नहीं रहे? सर सुन लो, देखो आपको नहीं। बुक मत खोल, बुक बंद रहनी चाहिए। बुक खुल गई ना तेरे को खोल के भेजूंगा। इधर देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि कार्बन कार्बन में पहला बॉन्ड कौन सा है? सिग्मा, और दूसरा बॉन्ड कौन सा है? पाई। सिग्मा तो है, यहाँ पे केवल और केवल कौन सा था? सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड में मूवमेंट रोटेशन अलाउड नहीं होती, क्योंकि अगर रोटेशन करवा दी तो कंपाउंड अलग है, तो कंपाउंड अलग है तो फिर काय का अलाउड है? फिर अलाउड नहीं है। यहाँ पे आप कितनी बार 100-500 बार घुमाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसको आप समझ कैसे सकते हो कि सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से बनता था? ये तो कितना ही घूमे कोई दिक्कत नहीं है, पर जहाँ पाई बॉन्ड बन गया, पाई में क्या हुआ? एक पी ऑर्बिटल ऊपर नीचे, एक पी ऑर्बिटल ऊपर नीचे साइडवेज ओवरलैप कर रहे हैं, तो ऊपर और नीचे से बन चुके हैं। आपको अगर घूमेगा तो ये टूट जाएगा, ये ओवरलैपिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। ऐसे समझना है तो ऐसे समझ लो, याद करना है डायरेक्टली तो याद कर लो कि पाई में रोटेशन अलाउड नहीं होती, जिस वजह से डबल बॉन्ड के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट होती है। जब इसी में नहीं है तो उसमें तो 4-4 इंटरेक्ट करेंगे, उसमें कैसे होगा? केवल सिग्मा बॉन्ड में लोग है। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़ जाते हैं। चलो इसको नोट कर लेना, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स बता दो पहले मैं तुम्हें। चलो नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स बता देते हैं, लगे हाथ पे। क्यों? तेरा
ठीक है बच्चों, बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। अब देखो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट करते हैं एक बार, फिर बढ़ेंगे इसके साथ आगे। इसको हटा दूं ना मैं, देखो बात को समझना, हेडिंग बना लो छोटी सी, कैलकुलेशन ऑफ फॉर एग्जांपल C2H12। आपने क्या सीखा था लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग? कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कार्बन चारों शेयर करता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, याद है कि नहीं है? तो कार्बन के बारे में आपको क्या पता है कि कितने बॉन्ड बनाता है? 4। अब कार्बन कितने हैं? 2, और हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और हाइड्रोजन हमेशा कितने बॉन्ड बना सकता है? सिंगल। तो इसका मतलब ये कुछ ऐसे होगा C2H2। अरे बोलो यस और नो। अब याद रखना, अगर कार्बन हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड है तो वो हमेशा सिग्मा ही है, और वैसे भी वीपीटी क्या कहती है कि जो पहला बॉन्ड है वो क्या है? वो सिग्मा ही है। अरे बोलो यस और नो। तो ये पहला एक ही है, एक क्या होगा? सिग्मा। अब इधर एक तो है, ये तो सिग्मा है, पर ये जो बाकी के 2 बन रहे हैं, ये पाई और ये पाई है, ये मैं आपको बताऊंगा जब हम अगली थ्योरी करेंगे, तो ये बना के दिखाऊंगा आपको ओवरलैपिंग करवा के, ये पाई बने कैसे। अभी के लिए आप याद रख लो कि एक सिग्मा और क्या है? 2 पाई। तो क्या याद हो गया? ट्रिपल बॉन्ड के अंदर क्या है? एक सिग्मा और 2 क्या है? पाई। चलो नेक्स्ट बनाते हैं एक बार। जैसे कि मेरे को ये दिया हुआ है C2CN4, ठीक है? तो ये कार्बन आपस में कनेक्टेड है, CN4 है। CN हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। क्यों सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा? क्योंकि सर C और N के अंदर, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि CN में आपस में कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। CN में आपस में कौन सा बॉन्ड है बेटा? और CN में आपस में कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल। आप ये समझो C2CN4 मैंने ऐसे कैसे बनाया होगा? तो मैंने सबसे पहले सोचा कि CN4 है और 2 कार्बन है, तो दोनों कार्बन पे CN दे देता हूँ। क्यों? क्योंकि CN वाला C तो ऑलरेडी ट्रिपल बॉन्ड बना ही है, एक ही बनाएगा। अरे बोलो ना। अब इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन चुके हैं? 1, 2, 3, अभी एक बाकी है, तो ये आपस में बांट दो, क्योंकि उसके भी 3 ही बने थे। अब दोनों के 4-4 बॉन्ड पूरे हो गए। क्या आपको बात समझ में आई? अब क्या काउंट करना है? सिग्मा और पाई। अब तो सुनो, पहला बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा। दूसरा क्या है? पाई। ये एक है तो सिग्मा, एक है तो सिग्मा, एक है तो सिग्मा, एक है तो सिग्मा। अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड में क्या सिखाया मैंने आपको? एक क्या होगा? सिग्मा और 2 क्या होंगे? पाई। एक क्या होगा? सिग्मा और 2 क्या होंगे? पाई। इसमें एक क्या होगा? सिग्मा और 2 क्या होंगे? पाई। इसमें एक क्या होगा? सिग्मा और 2 क्या होंगे? पाई। तो टोटल सिग्मा काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्मा हो गए। और पाई बॉन्ड कितने हो गए? ये काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पाई बॉन्ड। क्या आपको बात समझ में आई? ये सॉल्व नो। तो आंसर क्या हो गया? 9 सिग्मा एंड 9 पाई। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप ये बना सकते हो, C2CN होल ट्वाइस बना सकते हो। कैसे बनेगा? ट्राई कर लो, सिग्मा और पाई बताओ। चार सिग्मा 5 पाई।
ये नहीं 5 है ना, बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी तो है। ट्रिपल बॉन्ड सर, बीच में ट्रिपल बॉन्ड है ना। सर बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है? बीच में कार्बन कार्बन देखो ना, तुम बताओ क्या आना चाहिए। ट्रिपल ट्रिपल लग रहा है तो बस ट्रिपल ही होगा, हिसाब से बनाया तो ट्रिपल ही होगा। ये CN हो गया, CN और ये क्या हो गया बेटा, ये भी CN हो गया। एक बार देखना इतना नीचे वाला उसमें आ रहा है, पूरा आ रहा है। पेन देते हैं सही ठीक कैसे कर दिया? ये ऐसा तो नहीं, ये कट तो नहीं रहा। क्यों चला रही है? चला गया किसने? ये आ रहा है, ये सिग्मा 9 पाई 9 लिखा हुआ है। हाँ बस ठीक है। सर एक डाउट है, 4 कैसे कर दिया आपने? 2 लीजिए। अच्छा 2 ही लिख रहे हैं तो 2 ही लगा दो। अब ये 2 बॉन्ड हो गए ना कार्बन के, तो आपस में पूरे कर दो। तो अब सिग्मा कितने लगाओगे? सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 1, इसमें 1 सिग्मा 2 पाई, इसमें 1 सिग्मा 2 पाई, इसमें 1 सिग्मा, इसमें 1 सिग्मा 2 पाई। बताओ कितने सिग्मा? 1 2 3 4 5 सिग्मा हो गए। 6 पाई हो गए। मैंने बोल दिया। हाँ ठीक है, तुमने बोल दिया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। चलो आगे बढ़ेंगे। इसको नोट कर लो, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। एक पेन चाहिए इसको। पेन पड़ा किसकी बार एक्स्ट्रा देखना। पेन खत्म हो गया है, देखिए कब तक चल रहा है। कभी कभी समझदारी की बात कर लेता है। चलो हटा दें। हटा दें बेटा। तेरी तबीयत ठीक हो गई? अच्छा बच्चा लोग सुन लो बात ध्यान से, कान खोल के। मेरे पास C6H6 है, मैं उसका फोटो बना रहा हूँ एक बार। अब बताया तो एक दो बातें और बताने दो। देखो सुनो मेरी बात, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है क्या पता लग गया तुम्हें? कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। अब बेंजीन का फोटो ना कुछ ऐसे होता है कि 6 कार्बन कुछ ऐसे होते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में ये हो गया, 3 होते हैं डबल बॉन्ड। ये तो देखे हैं। इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए? 3। एक क्या होगा? सब पे एक हाइड्रोजन होगा। तो इसमें सिग्मा और पाई काउंट करना। 9 सिग्मा और 6 पाई। अब सुनो, इसका फोटो ऐसे भी बना सकते हो। हर एक कॉर्नर एक कार्बन है। बोलो, हर एक कॉर्नर एक कार्बन है। हर एक कॉर्नर क्या है? एक कार्बन। कार्बन के कितने बॉन्ड है? 1 2 3 दिख रहे हैं। तो बचा हुआ एक क्या होगा? ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में बनाते नहीं, इसको क्या कहते हैं? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। क्या बुलाते हैं? बेंजीन को ऐसे देखा होगा आपने, तो ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। इसमें हर एक कॉर्नर एक क्या है? हर एक कॉर्नर एक कार्बन है। कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। हर एक कॉर्नर वाला कार्बन आपको 3 बॉन्ड बनाता है, नजर ऑटोमेटिकली आ रहा होगा। तो बचा हुआ एक क्या होगा? हाइड्रोजन। अगर 2 बच जाते तो 2 हाइड्रोजन होते। जैसे कि एग्जांपल ले लो साइक्लोहेक्सेन का। ये बेंजीन था, साइक्लोहेक्सेन की अगर मैं बात करूं तो ये है साइक्लोहेक्सेन बेटा, ठीक है। यहाँ पे कितने कार्बन है देखना? 6 कार्बन है।
अब इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 3 2 तो बचे हुए 2 क्या होंगे? हाइड्रोजन। सब पे ऐसे ही होगा। ये दिखाने की जरूरत नहीं है, पर मैं आपको वैसे अलग से बना के बता दूं। घर पे जाके इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेना, घर पे कर लेना, ठीक है? तू 4 है काम दोनों में से। चलो जल्दी करो, आगे बढ़ जाए, आगे हटा दें इसको, जो भी है एक्स वाई जेड करते रहना बस। जो अलग-अलग हाइड्रोजन है 12 का तो है। अरे रुक जा सर हाइड्रोजन का जो अलग-अलग है वो 2 अलग-अलग गिर जाएंगे ना। हाँ सिग्मा हाँ अलग दो, एक कार्बन पे 4 सिग्मा है इसमें, हर एक कार्बन पे 4 सिग्मा है, तो हाइड्रोजन 2 को 1 क्यों गिर जाता है? बे यार क्यों 6 तो 4 करोगे यार, कैसे से हो यार तुम? एक बात बताओ यार, ये तो इस कार्बन का भी काउंट हो गया और इस कार्बन का भी काउंट हो गया, मल्टीप्लाई मत कर देना, मैथ मत लगा देना यहाँ पे, गिन लेना चुपचाप थोड़ा सा ही है, घर पे करके आना, फिर डिस्कस करते हैं आगे बढ़। आप बताओ। कर ले चुपचाप। फॉर्मेशन ऑफ हेडिंग डालो, F2 according to VBT। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर बोलो, 9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो 7। एक फ्लोरीन के पास 2s का तो कोई काम नहीं है, पूरा भरा हुआ है। 2p में कितने हैं? 5, एक खाली है। ऐसे ही ये 2p खाली है, ऐसे ही ये फ्लोरीन का कौन सा खाली है? नीचे वाले फ्लोरीन का F2 है ना, एक F ये रहा, एक F ये रहा, उसका भी सेम हाल होगा। अरे बोलो, तो इसको इसकी जरूरत है, इसको इसकी जरूरत है, दोनों ने कहा आजा भाई मिल के शेयर कर लेते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं। तभी तो तुमने बोला F2 में जो बॉन्ड है वो कौन सा है, किससे बना हुआ है? 2p से बना हुआ। अरे दिखा के नहीं दिखा, बोलो। तो VBT जो है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन कर पा रही है। इसी बात पे लिख लो, इसी बात पे लिख लो, चलिए लिखना फॉर्मेशन ऑफ, मैं लिख देता हूँ पूरा, हाँ लिखना है ये सब। अच्छा देखो, इससे क्या पता लगा कि फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, है कि नहीं है? अगर मैं O2 की बात करूं, किसकी बात करूं? एक मिनट देखना, रुकना, एक बार रुकना बेटा। फ्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड है, 2p से बना है, ये बात समझ में आ रही है? ऑक्सीजन की भी बात कर ही लेते हैं, फिर ये पॉइंट लिखवा रहा हूं तो इससे पहले O2 की बात देखो, O2 भी डायटोमिक है। ऑक्सीजन पे आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1:2 2p4, और दूसरे ऑक्सीजन की भी सेम होगी, और ये तो भरा हुआ है, पैक्ड है, वैलेंस वैसे ही है। ये 2p4, ये 2p4 दोनों शेयर कर लेंगे, तो इससे क्या पता लग रहा है? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच कितने बॉन्ड होंगे? 2 बॉन्ड होंगे। अरे यही तो थे 2 बॉन्ड, ये हमने ऑलरेडी लुईस स्ट्रोट स्ट्रक्चर में बनाया तो है, यस और नो? तो VBT इस चीज को एक्सप्लेन कर पा रही है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स इज satisfactorily explained by VBT, but formation of polyatomic molecules does not। फॉर्मेशन किसका एक्सप्लेन कर दिया बेटा? केवल और केवल डायटोमिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन एक्सप्लेन कर पाई, पॉलीएटॉमिक का VBT वाली थ्योरी एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाई। इसकी वजह जानते हैं क्यों? डायटोमिक तो आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? F2 का क्लियरली इसने बोला FF के बीच में एक बॉन्ड होगा, जो हमने पहले भी देखा हुआ है। फिर हमने O2 पढ़ा, O2 में भी इसके अकॉर्डिंग ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंग देखो 2p ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों बॉन्ड कहीं ना कहीं एक जैसे हैं।
है कि नहीं है, बोलो सेम ही हो गए, ठीक है ना। और दो भी हैं और दोनों सेम है, क्योंकि दोनों 2p2p के ओवरलैपिंग से बने हुए हैं। अब पॉलीएटॉमिक की देखते हैं क्या कहानी होगी। पॉलीएटॉमिक में क्या बवाल हो गया, क्या रायता फैल गया, क्या बर्बादी आ गई, देखो एक बार। satisfactorily explained by VBT। VBT के द्वारा डायटोमिक मॉलिक्यूल का ही ढंग से जो है वो क्या किया गया, बताया गया, बढ़िया से बताया गया, एक्सप्लेनेशन दी गई बढ़िया और हमें समझ में भी आ गया। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग वाली थ्योरी को VBT बुलाया था कल परसों, जिसमें आपने हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग करी, साइडवेज ओवरलैपिंग करी, पैरेलल फ्रंट टू फ्रंट ओवरलैपिंग करी, 4 ऑर्बिटल की, ये सब VBT है। यहाँ पे भी आपने ये 2p2p ओवरलैपिंग ही कराई है। सब चीज एक दिन में नहीं हो पाती। अब क्या दिक्कत है तुझे? चलो हटा दो इसको। तो तूने बहुत कुछ कह दिया, मुझे सदमा लग रहा था तेरी बात। पहले क्यों नहीं पढ़ा? जब थ्योरी का नंबर बाद में कराएंगे ना, तेरे को बड़ा समझ में आ जाती पहले ही। चलो इधर देखो, सुनो, मैंने लिया मीथेन। क्या लिया बेटा मैंने? मीथेन। मीथेन क्या होता है याद करो? ये पॉलीएटॉमिक है कि डायटोमिक है? पॉली है, क्योंकि इसमें एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? तो टोटल 5 एटम है। 5 एटम से मिला हुआ मॉलिक्यूल पॉलीएटॉमिक कहलाएगा। अब इसमें मैं आपको अकॉर्डिंग टू VBT एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए कैसे। अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी बेटा? VBT। अर्जुन क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए। कार्बन का एटॉमिक नंबर बोलो 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो 2s2 ये कहानी क्लियर है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलो 2s और 2p में 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और 2p में कितने हैं? अरे बोलो यस और नो। हाँ उधर जाएगा, अभी भेज रहे हैं, रुक तो सही पहले तो। सुनो बेटा, अकॉर्डिंग टू VBT अभी 2 अनपेयर्ड है और हाइड्रोजन कितने कनेक्ट करने हैं? तो मुझे तो नहीं लगता कि 2s किसी हाइड्रोजन से कनेक्ट होगा, क्योंकि उसका ऑर्बिटल तो पहले से फिट है। तो बच गए कितने हाइड्रोजन? अब 2 ही लग सकते हैं, हाइड्रोजन एक ही शेयर करेगा। यस और नो पहले बताओ। तो ये तो बना नहीं पा रही, तो VBT ही कह रही है अभी। VBT कह रही है एक काम करो, इसके एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा दो। क्या करवा दो? एक्साइट करवा दो। इन एक्साइटेड स्टेट क्या होगा? 2s में एक इलेक्ट्रॉन रह गया और 2p में सिंगल कितने हो गए? 3। अब ये सारे सिंगल हैं, तो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके क्या बना लिए? बॉन्ड बना लिए और ऑक्टेट अपना पूरा कर लिया। और इस तरीके से 4 बॉन्ड बन गए। 4 बॉन्ड की गिनती करवा रहा हूँ, रुक जाओ। 4 बॉन्ड की गिनती करवा रहा हूँ। एक बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड तो 2s किसका? कार्बन का 2s और हाइड्रोजन के 1s की ओवरलैपिंग से बना। यस और नो? पहले ये बताओ यस और नो। हाइड्रोजन के पास तो 1s ऑर्बिटल ही होगा ना, और बाकी के 3 सिग्मा बॉन्ड्स 2p और 1s की ओवरलैपिंग से बना होगा। अरे यस और नो बोलो यार। तो कहीं ना कहीं इस बॉन्ड का नेचर इन तीनों बॉन्ड से क्या होगा? अलग होगा, क्योंकि ओवरलैपिंग अगर अलग है तो कहीं ना कहीं बॉन्ड लेंथ अलग आनी चाहिए। देखो मेरा तो दिमाग यही कहता है, क्योंकि अगर 2 केस में ओवरलैपिंग अलग है
ऑर्बिटल अलग अलग ओवरलैप हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात नहीं होगी कि बॉन्ड लेंथ अलग अलग होगी। अरे बोलो यार यस और नो। देखो समझना थोड़ा मुश्किल है, पर साथ में यस तो करोगे तो ही आएगा। ठीक है ना। अब मेरी एक बात सुनो, सर आपने वहाँ भी ये लिखा है 1s के ये हाइड्रोजन लिखा है, ठीक है। हाइड्रोजन के 1s ओवरलैप कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक बॉन्ड लगे और 3 बॉन्ड लगे, तो बॉन्ड लेंथ क्या है दोनों की? डिफरेंट। अकॉर्डिंग टू वीबीटी बॉन्ड लेंथ इन बोथ केसेस आर डिफरेंट। एक पॉइंट हो गया। अच्छा एक बात बताओ, ये कौन सा ऑर्बिटल है? px। ये कौन सा ऑर्बिटल हुआ? एक px होता है तो दूसरा कौन सा हुआ? तो तीसरा कौन सा हुआ? pz। देखो ना मेरी बात सुनो, ये px हो गया, ये py हो गया और ये pz हो गया। मैंने तीनों एक ही एक्सिस पे ले लिए, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ले लिए, चलेगा? आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये 1s से हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड भी बनाता है, जैसे ये एक सिग्मा, ये 2 सिग्मा और ये तीसरा सिग्मा, तो मुझे आपको नहीं लगता कि कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए H और H के सारे ही? अरे बोलो यार ये सॉल्व नो। अरे अगर p ऑर्बिटल एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं, देखो px, py और pz, तीनों p ऑर्बिटल एक दूसरे से कितने डिग्री पे हैं? तो अगर हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हो भी रही है, सिग्मा बॉन्ड बन भी रहा है, तो भी सिग्मा बॉन्ड एक दूसरे से आपस में किस पे होना चाहिए था? 90 डिग्री पे होना चाहिए था। तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी पॉली एटॉमिक के अंदर बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए थे। अकॉर्डिंग टू वीबीटी एक बॉन्ड लेंथ अलग और 3 बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए थी? अलग होनी चाहिए वीबीटी। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वीबीटी कांट एक्सप्लेन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, वीबीटी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी और बिल्कुल नहीं कर पाई। और वीबीटी के अकॉर्डिंग जो बातें बताई गई थी, अकॉर्डिंग टू वीबीटी दिस इज रॉन्ग। वीबीटी कहती थी कि 90 डिग्री के एंगल होंगे और ऐसा ऐसा होगा, पर एक्चुअल में होता ही है यहाँ सब अकॉर्डिंग टू वीबीटी, क्योंकि वीबीटी पढ़ी है जानवर तूने इससे पहले। सर लेकिन फिर तो एक गलत है, तो गलत क्यों पढ़ रहे हैं? बेटा गलत नहीं है, ये अगले कॉन्सेप्ट पे आपको लेके जा रही है। काफी सारी बातें इसकी सही थी, जो ये एक्सप्लेन अब नहीं कर पा रही है वो बात अब अगली थ्योरी एक्सप्लेन करेगी। इन एक्चुअल होता ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के हैं सारे, तुम अप्रोक्सीमेटली 109 डिग्री मान लो यार, छोड़ो मिनट, मिनट कहाँ से आ गए? आते हैं मिनट, ठीक है? सर 109 डिग्री 28 मिनट में होगा। हाँ ठीक है। अब मेरी बात तो सुन लो तुम। सर ये मतलब आपको फोकस जो करना है वो सिर्फ यहाँ पे अभी ये करना है कि बॉन्ड एंगल सारे सेम क्यों होंगे। बॉन्ड एंगल सारे सेम होने नहीं चाहिए थे। एक तो S के साथ, चलो अगर छोड़ो बॉन्ड एंगल सारे सेम कैसे हो गए ये छोड़ो, आपको इस पे फोकस करना चाहिए कि बॉन्ड एंगल 109 कैसे हो गया जबकि p ऑर्बिटल तो 90 डिग्री पे होता है। तो कुछ और दुर्घटना घटी है यहाँ। और इसके अलावा all the bond lengths are same। all the bond lengths are same, सारी बॉन्ड लेंथ क्या है? सेम। अब ये तो वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो हम नेक्स्ट थ्योरी का सहारा लेंगे इसी को एक्सप्लेन करने के लिए। दिस विल बी एक्सप्लेन्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन। बेटा एक नई थ्योरी का आगाज होगा, शुरुआत होगी। थ्योरी का नाम क्या बेटा जी? हाइब्रिडाइजेशन। मिक्सिंग होगी ऑर्बिटल की, ऑर्बिटल मिक्स होंगे, ऑर्बिटल नए बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएंगे।
तो ये वीपीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी बेटा, इस बात को पूरा लिख लेना कि पेपर में आपको टिक करने को भी आ जाता है, कभी कभी थ्योरी वाले क्वेश्चनों में भी पुट अप होके आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू वीपीटी ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होता नहीं है, और यहीं से हम कह सकते हैं कि वीपीटी को आप बस करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि पॉली एटॉमिक के बारे में बातें हमको बता सही नहीं पा रही है। और अब वीपीटी में एक मिक्स हो जाएगी एक थ्योरी जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन, जिसके कुछ की पॉइंट्स पहले मैं आपको बताऊंगा, इसको समझेंगे, इसका कहना क्या है, फिर इसे अप्लाई करेंगे। बेटा मॉलिक्यूल का देखो ऐसा है कि मॉलिक्यूल सारे एग्जिस्टेंस में थे ऑलरेडी, फिर उस पर थ्योरियां बनाई गई कि ऐसा हुआ क्यों होगा कि यहाँ पे 109 डिग्री का आ गया है। मॉलिक्यूल की तो स्टडी से एंगल तो पता ही था, अब तुम्हें कैसे समझाएं, तुम्हें बार बार दिखा या इतना एक्सपेरिमेंट करके तो नहीं बता सकते ना कि इसका एंगल, तो उनको एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बनाने, किसी भी प्रैक्टिकल को पहले किया जाता है, उस प्रैक्टिकल के बाद उसको किसी और को समझाने के लिए, पेपर पेन पे उतारने के लिए एक एक्सप्लेनेशन के साथ दिया जाता है, तो वो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देने की कोशिश करी गई है। तो मॉलिक्यूल ऑलरेडी एग्जिस्टेड थे, उनसे उसको समझाने के लिए, एक्सप्लेनेशन आपको देने के लिए थ्योरीज बनाई गई हैं। तो एक एक करके जैसे जैसे आगे आने वाली थ्योरी है वो बेटर होती चली जाएगी और वो पहले से ज़्यादा बात आपको बताती चली जाएगी, और उसमें फिर वही चीज़ें उसकी लिमिटेशन हो जाएंगी, क्योंकि जिस बंदे ने बताई होंगी वो तो चला गया। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बोलो? तो ये थ्योरीज का तो सिलसिला हर जगह ऐसे ही चलता है, तो इसमें कोई हैरान होने की बात नहीं है कि ये पढ़ा क्यों फिर पाई, उसने अपनी जान दे दी तुम्हें कुछ सिखाने के लिए, तुम कह रहे हो पढ़ा, ठीक है। चलो भाई आज के लिए इतना ही करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन फिर पूरा अपने आप में एक बहुत ही भयंकर टॉपिक है, स्कूल के पेपर में कंफर्म हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो करते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट।